अब देखिए, हम आपको नोटिस देते हैं आप रिटर्न फाइल कीजिए, 142(1) नहीं किया। हमने आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाई, 142(1)(2) आपने नहीं दी। 143(2) का हमने आपको नोटिस दिया कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके आइए, हम असेसमेंट करना चाहते हैं, सपोज कीजिए नहीं दिया। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वगैरह करते समय भी बहुत दिक्कत होती है यार, कैसे करें ये सब चीजें, सोचने वाली बातें होती है। हमने समन नोटिस देके बुलाया, कुछ मैच नहीं हो रहा है। आपके क्रेडिटर्स आए, बोलते हैं हमने तो इनसे कोई पैसा लेना ही बाकी ही नहीं है, ये तो सब हम लोगों को पे कर पूरा के खत्म कर चुके हैं। डेटर्स को हमने नोटिस देके बोला, उन्होंने हमको बोला हमको तो कोई पेमेंट देना बचा ही नहीं है। अनसिक्योर्ड लोन वाले बोलते हैं कि ये तो पूरा का पूरा कैश में दिया हुआ पेमेंट है। बहुत सारी ऐसी चीजें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लाई, और ऐसे बहुत सारे लोगों को पकड़ा जो लफड़े करते हैं, आपने जबरदस्ती उनके टीडीएस काट के उनके नाम पे इनकम दिखा दी थी। ये सब चीजें पकड़ में आई। समझ में आ रहा है कि एक, आपने जितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं वो सब फर्जी है। दो, आपके डेटर्स क्रेडिटर्स सब फर्जी है। अब हम दो चीजें हैं, या तो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएं, रेड मार दें आपके यहाँ, या सिर्फ हम सर्वे कर दें आपके यहाँ पूरा का पूरा कि भाई लफड़ा तो हो रहा है, सर्वे करते हैं। 133A आपको पावर दे रहा है सर्वे करने का। 133A आपको पावर दे रहा है सर्वे करने का। प्रीमाइस में घुसेंगे, कुछ चीजें अपने साथ लेके जा सकते हैं। प्रीमाइस में घुसेंगे, कुछ चीजें अपने साथ लेके जा सकते हैं। समझिए, सर्वे कर रहे हैं, रेड नहीं कर रहे हैं। घुसते से ही सबसे पहले कोई भी बंदा दो चीजें चेक करेगा, स्टॉक, कैश। ये बात ध्यान में रखिए, कोई भी दो चीजें चेक करेगा, स्टॉक, कैश। 2 नंबर का काम कर रहे हैं, कैश जितनी आपकी बुक्स में उससे ज्यादा दिख रही होगी, स्टॉक जितना आपके बुक्स में दिख रहा है उससे ज्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि 2 नंबर का धंधा अलग स्टॉक से हो रहा है, अलग उसका ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक चल रहा है, और ये सब कुछ। और एक आपकी एक इंपॉर्टेंट डायरी होती है जिसके अंदर आप ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं लिखते होंगे, हम उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। टैली होगा आपका दूसरा, 2 नंबर का टैली अलग, 1 नंबर का टैली अलग, हम वो टैली को पकड़ने की कोशिश करेंगे। हम वो सारी की सारी चीजें चेक करना चाहते हैं, हम एक्चुअली पकड़ना चाहते हैं कि सामने आप ये पूरा का पूरा काम कैसे कर रहे हो। पावर ऑफ सर्वे। सवाल उठता है, मैं कब घुस सकता हूं, मैं यानी असेसिंग ऑफिसर कब अंदर घुस सकता हूं। 2, मैं वहां से क्या क्या लेके जा सकता हूं। 3, मैं वहां से कब निकल सकता हूं। अच्छा, 133B, निकलने का टाइम नहीं दिया है, एंट्री का टाइम दिया है, निकलने का कोई टाइम नहीं दिया है, पर खैर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए गए हैं तो निकल जाएंगे। सर्वे के अंदर निकलने का टाइम नहीं दिया गया रहता, ये बात ध्यान रखेंगे। निकलने का टाइम कहीं नहीं दिया रहेगा, एंट्री का टाइम दिया रहेगा। मैं कब घुस सकता हूं, मैं क्या चेक कर सकता हूं, मैं क्या लेके जा सकता हूं, ये सारी की सारी बातें 133A के अंदर में आपको बताई गई है। समझिए, जो आपके लिमिट्स में असाइंड है उसके अंदर आप घुस सकते हैं, या एनी प्लेस ऑक्यूपाइड बाय अ पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ होम ही एक्सरसाइजेस ज्यूरिसडिक्शन। अ पर्सन जो आपके ज्यूरिसडिक्शन में रिसाइड करता है, ऑक्यूपाई करता है, या प्लेस इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज ऑथोराइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी हु इज असाइन्ड द एरिया विद इन सच प्लेस। परमिशन लेके हम उसके प्रीमाइस में घुस सकते हैं। किसी और के अथॉरिटी में होगा पर परमिशन हमको मिली है घुसने की। क्लियर है। किस केस में, यहां दो चीजें इंक्लूड की, एक बिजनेस और प्रोफेशन, दूसरा चैरिटेबल पर्पस, दोनों के दोनों लाए। हम बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए भी आपके यहाँ घुस सकते हैं, हम चैरिटेबल पर्पस के लिए भी आपके यहाँ पे घुस सकते हैं। समझ में आ रहा है, दोनों के दोनों दिए गए यहाँ पे। कैरिड ऑन। रिलीजियस नहीं लिखा, लफड़े होंगे, इसीलिए रिलीजियस में बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए रिलीजियस वर्ड यहाँ नहीं है। पर जो बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं हम आपके प्रीमाइस में घुस सकते हैं। आप चैरिटी के लिए काम कर रहे हैं, आप घपले कर रहे हैं, हो सकता है, इसलिए हम आपके बिजनेस प्रीमाइस के अंदर घुसेंगे। वेदर सच प्लेस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और नॉट, ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, सच एक्टिविटी इज फॉर द चैरिटी, require any proprietor, trustee, employee or any person in that place attending the manner to provide such information as required. Afford the facilities to check the books, book check करने के लिए जो भी facilities चाहिए, कंप्यूटर वगैरह जो भी हमें चाहिए सब कुछ दीजिए हमें। Afford necessary facilities to check cash, stock, other valuable articles or things। दूसरी valuable articles भी check कर सकते हैं, कैश चेक कर सकते हैं, स्टॉक का चेक कर सकते हैं, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स और थिंग एज इट मे बी फाउंड देयर इन। 3 तरह की चीजें चेक हो रही है, कैश, स्टॉक, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स, थिंग। व्हाट आर अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स एंड थिंग्स। हम 2 नंबर का पूरा धंधा डायमंड से करते हैं। हाँ, एक मार्केट के ऊपर मूवी थी, सैफ अली खान की एक मूवी आई थी जिसके अंदर में वो लोग पूरा का पूरा जो कन्वर्जन्स करते थे, पैसा जो भी खिलाना पिलाने का है वो डायमंड्स के थ्रू करते थे। तो असेसिंग ऑफिसर को पता है कि ये लोग पूरा 2 नंबर का काम डायमंड्स पे करते हैं, कैश वैश पे नहीं करते। तो आपके प्रीमाइस में कितने ऐसे डायमंड्स पड़े हम लोग वो आके क्रॉस चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वही दिया गया, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स और थिंग्स। अफोर्ड सच फैसिलिटीज टू वेरीफाई कैश, स्टॉक, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स और थिंग्स एट दैट मे बी फाउंड, ये सब कुछ हम लोग चेक कर सकते हैं। फर्निश सच इन्फॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड एंड इज रेलिवेंट। इन लोगों को बोलेंगे 3 तरह की चीजें, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने के लिए हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिए, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट दीजिए,
कैश चेक करने दीजिए, स्टॉक चेक करने दीजिए, वैल्यूएबल आर्टिकल्स और थिंग्स चेक करने दीजिए, ऐसी कोई और इन्फॉर्मेशन जो हमको लगता है जरूरी है हमें वो चेक करने दीजिए। कब घुस सकते हैं? सेम टाइम, बिजनेस आवर्स। बट सपोज अभी चैरिटेबल पर्पस है, हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ बिजनेस प्रेमाइस में घुस सकते थे, यहां हम सामने वाले के घर में भी घुस सकते हैं। अगर वो बोलता है कि नहीं मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट तो घर में पड़ी है, चलिए घर पे। सच प्लेस में बी ओपन टू कंडक्ट बिजनेस और प्रोफेशन इन एनी अदर केस। कहीं और जा रहे हैं, आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट, आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट, सनराइज होते से ही घुस जाएंगे, सनसेट होते से ही निकल जाएंगे। पावर ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी वाइल कंडक्टिंग सर्वे, आपको जो भी मार्किंग्स करना है वो कर दीजिए, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स वगैरह लेना है वो ले लीजिए। आपको डाउट है, आपके जाते ही सामने वाला बुक्स ऑफ अकाउंट जला देगा, फेंक देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने साथ इंपाउंड करके लेके चले जाइए। इंपाउंडिंग पावर्स है, पर इंपाउंडिंग पावर्स के अंदर में कैन नॉट रिटेन इन कस्टडी द बुक्स फॉर एक्सीडिंग 15 डेज विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल। लफड़ा हो सकता है, इसीलिए कमिश्नर या कमिश्नर के ऊपर के लेवल के लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक? मेक इन्वेंट्री, कैश, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स और थिंग चेक्ड एंड वेरीफाइड। साथ में नहीं ले जा सकते, साथ में क्या ले जा सकते हैं? बुक्स, सिर्फ बुक्स। कैश, स्टॉक, वैल्यूएबल आर्टिकल्स और थिंग साथ में नहीं लेके जा सकते। रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन यूजफुल फॉर द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है रिकॉर्ड कर लीजिए, सामने वाले से साइन ले लीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन जरूरी थी, बताइए कि यहाँ पे लफड़ा हो रहा था, यहाँ पे ये चीजें ढूंढी गई वगैरह वगैरह, सब कुछ लिख दिया और सामने वाले से साइन ले लिया। क्लियर है? However, cannot remove or cause to be removed from the place any cash, stock or other valuable articles or things। आप ये नहीं निकाले जाके लेके जा सकते। ये सेम पावर्स TDS TCS अथॉरिटीज को भी दी गई। TDS TCS अथॉरिटीज की पावर टू सर्वे, आइए चेक कीजिए पूरा का पूरा कि बराबर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह है या नहीं है। बट उन्हें क्या चीज चेक करने की पावर नहीं दी? कैश, स्टॉक, वैल्यूएबल आर्टिकल्स और थिंग्स चेक करने की उनको जरूरत ही नहीं है। वो TDS के लिए आए हैं, TCS के लिए आए हैं, उनको ये पावर क्यों चाहिए? पावर टू इंपाउंड बुक्स उनको नहीं दिया, ये दो पावर्स उन लोगों को नहीं दिए। दे कैन एंटर द प्लेस बिजनेस या फिर सच अदर प्लेस वेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट, अफोर्ड सच फैसिलिटीज एज आर नेसेसरी टू फर्निश द इंफॉर्मेशन दैट इज रेलेवेंट। ठीक है? बिजनेस और प्रोफेशन इज कैरिड ऑन, यहां चैरिटेबल पर्पस वर्ड यूज नहीं हुआ होगा, है भी नहीं, TDS वगैरह के रीजन से। सर्वे, प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, रिकॉर्ड द स्टेटमेंट फ्रॉम द पीपल। आप अपने साथ बुक्स लेके नहीं जा सकते। पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड द स्टेटमेंट्स, हम सामने वाले से इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके ऊपर उनसे साइन ले लेंगे, डिपेंडिंग ऑन द एक्सट्रीमिटी की ये इन्फॉर्मेशन कितनी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और उनके ऊपर कंप्लायंस एनफोर्स कर सकते हैं, उनके ऊपर हम कंप्लायंस एनफोर्स कर सकते हैं। अब देखिए, कंप्लायंस एनफोर्स करने की बात कहां से आई? आपको पता चला आपके यहां सर्वे होने वाला है, आपने बोला मैं सिस्टम ऑन करके नहीं देता, मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं करूंगा, मैं आपको प्रेमाइस के अंदर घुसने ही नहीं दूंगा। इनको यहां पावर दिया गया है कि अगर आपको यहां पे वन सर्वे नहीं करने दिया जा रहा है, यू कैन यूज द पावर्स अंडर सेक्शन 131(1). सामने वाला अगर नहीं कंप्लाई करेगा तो 10,000 रुपए फॉर ईच सेट डिफॉल्ट हम उसके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। समझ में आ रहा है? समन का पावर दे दिया आपको यहां पे, तो सामने वाले को अब आपकी बात माननी ही पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह सब देना ही पड़ेगा। क्लियर है? देखिए, ये जितने भी 2 नंबर के काम होते हैं, 2 नंबर के काम में सोचिए, ऐसी वाली बात है कि सपोज कीजिए कि आपका एक दोस्त है, चोरी करता है, आपका एक दोस्त है चोरी करता है, सब वैल्यूएबल चीजें चोरी करता है, और ये सारी वैल्यूएबल चीजें चोरी करके उसने एक जगह रखी है। एक दिन पुलिस वहां पहुंच गई, बोल रही है खोल दरवाजा हमको चेक करना है। खोलेगा क्या वो? नहीं खोलेगा। तो क्या बोलेंगे? खोल, नहीं तो तेरे को जेल में डाल देंगे, है कि नहीं? तो ये पावर्स देना उनको जरूरी है। तो पावर टू सर्वे के अंदर में ये भी पावर दिया गया कि अगर तुमने सर्वे नहीं करने दिया तो हम तुम्हारे 131(1) के अंदर हम तुम्हारे ऊपर एक्शन लेंगे, वैसा दिया गया। देखिए, बहुत प्लानिंग से सर्वे उसके यहाँ हो रहा है जो बहुत प्लानिंग से काम कर रहा है। सर्वे हर किसी के यहाँ पे नहीं होता, सर्वे उसके यहाँ होता है जो लफड़े करता है, जिनका पता है कि इसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में घपले करके रखे हैं, हर जगह पे इसने घपले करके रखे हैं, फुल सेटिंग से काम कर रहा है, उसके यहाँ एंटर करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पावर्स देना जरूरी है 131(1) के अंदर में। आई होप यहाँ तक कि पूरा का पूरा क्लियर होगा अबाउट 133। तो इसके बाद में हम लोग सर्च एंड सीजर स्टार्ट करेंगे। चलिए आइए हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का थोड़ा सा फ्लो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है CBDT, फिर CBDT पूरे डिपार्टमेंट्स को 2 टुकड़ों में बांटता है। पहला, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसके नीचे आते हैं चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसके नीचे
प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसके नीचे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसके नीचे जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, उसके नीचे असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, इसके नीचे बाद में बात करते हैं। दूसरी तरफ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल आते हैं इनकम टैक्स के, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, उनके नीचे डायरेक्टर जनरल, उनके नीचे प्रिंसिपल डायरेक्टर, उनके नीचे डायरेक्टर, उनके नीचे जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर्स, और उनके नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर्स और डेप्यूटी डायरेक्टर्स। ठीक है, पूरा का पूरा फ्लो लिख के रखिए। इन लोगों के नीचे आते हैं, इन लोगों के नीचे आपके इंस्पेक्टर्स आ जाते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स आ जाते हैं। ठीक है, देखिए सीबीडीटी प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, एडिशनल डायरेक्टर्स, एडिशनल कमिश्नर्स, जॉइंट डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, डेप्यूटी, असिस्टेंट, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर्स, टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स। टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स एंड इंस्पेक्टर्स, जैसे पुलिस के इंस्पेक्टर्स होते हैं वैसे ही ये वाले भी इंस्पेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जहां जहां पे मैंने जो सेम लेवल पे लिख के रखा है ये लोग सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे होते हैं। ठीक है, ये सब सेम लेवल ऑफ अथॉरिटीज पे है, पर इन दोनों का काम अलग अलग है। आप लोगों का जो असेसमेंट वगैरह होता है, रिटर्न फाइलिंग एंड असेसमेंट, स्क्रूटनीज वगैरह, ये पूरा का पूरा हमारा कमिश्नर वाला फ्लो देखता है, पूरा का पूरा कमिश्नर वाला फ्लो। पर अगर मैं बात करूं आपके इधर डायरेक्टर्स वाले फ्लो की, तो डायरेक्टर्स वगैरह जो बजट वगैरह सब रहता है ना, वो सब चीजों के बारे में देखता है। ठीक है, यानी कि हमारा बजट किस तरह, यानी बजट किस तरह से बनना चाहिए, या रेट वगैरह अगर लेना है, कहाँ इनकम हाइड हो रही है, क्या हो रही है, ये पूरा का पूरा जो डेटा है वो ये लोग ध्यान रखते हैं, डायरेक्टर्स वाली लिस्ट। ठीक है, यहाँ तक है। कभी कभी अगर इस लेवल पे, कमिश्नर वाले लेवल पे लोग कम पढ़ रहे हैं, तो यही काम फिर डायरेक्टर्स वाले लेवल पे भी दे दिया जाता है। मैंने कमिश्नर से नहीं करना चाहिए, मैंने यहां से करना चाहिए। जब भी जरूरत पड़ेगी हो सकता है हम डायरेक्टर्स को भी बोल दें काम करने, पर ये बहुत रेयर केस में होता है। कभी कभी अगर वर्क प्रेशर इसमें भी मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो ये पावर लोअर लेवल अथॉरिटीज को भी ट्रांसफर कर दी जाती है कि तुम भी असेसिंग ऑफिसर का काम कर लो। अच्छा, एक बात समझ लो, आप हम जगह जगह जो असेसिंग ऑफिसर पढ़ रहे हैं ना, वो ये वाले लोग हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर। इसके नीचे वालों को अगर सीबीडीटी बोलता है, या फिर कभी कभी सीबीडीटी कुछ डिपार्टमेंट्स को, कुछ लोगों को अथॉरिटी दे देता है, जैसे प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर, चीफ कमिश्नर्स वगैरह, इनको अथॉरिटी देता है कि आप असाइन कर लो, यानी अथॉरिटी इज बीन ट्रांसफर्ड, कि आप असाइन कर लो कि असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर के नीचे के लेवल वाले लोग भी असेसमेंट ऑफिसर बन सकते हैं। तो वर्कलोड ट्रांसफर किया जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर की जगह असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, फिर भी वर्कलोड ज्यादा है तो नीचे के लेवल पे। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, नीचे वाले लोग नहीं मैनेज कर पाएंगे और ये लेवल पे वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ऊपर के लेवल पे काम चला जाता है, सीबीडीटी बोलता है, तो फिर काम ऊपर के लेवल पे जाता है। क्लियर है यहाँ तक है? इन सब लोगों को एक ज्यूरिसडिक्शन दिया है, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर को एक ज्यूरिसडिक्शन दिया जाता है। उस ज्यूरिसडिक्शन में जो बिजनेस आता है या जो असेसी आता है, उनका पूरा का पूरा जो स्क्रूटनी, असेसमेंट वगैरह सब कुछ करना वो ये लोग करेंगे। ठीक है, उस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में उन लोगों को जो भी समन वगैरह इशू करना है, जो भी कुछ करना है, वो ये लोग करेंगे। क्लियर है? इसके ऊपर के लोगों को मल्टीपल असिस्टेंट कमिश्नर्स दिए जाते हैं। अब एक बात ध्यान रखो, ये को फ्लो के जैसा चलेगा कि एक जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर के अंदर में मल्टीपल डेप्यूटी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स रहेंगे। वैसे एक्चुअली जॉइंट कमिश्नर्स वगैरह नहीं रहेंगे, कमिश्नर के अंडर में रहेंगे। ठीक है, एक कमिश्नर के अंडर में मल्टीपल असिस्टेंट कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हर कमिश्नर को
जैसे सपोज कीजिए कि नागपुर हो गया, पुणे हो गया, मुंबई हो गया, ये सब एक एक असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर है, ऐसा अज्यूम करो। ऐसा नहीं होता, एक एक सिटी में भी मल्टीपल असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं। इनके ऊपर महाराष्ट्र लेवल के ऊपर में फिर बैठा है कमिश्नर, जो इनमें से सबको एक 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 एक, एक को देख रहा है। फिर इसके बाद इसके ऊपर आता है जो प्रिंसिपल कमिश्नर होता है, फिर वो मल्टीपल कमिश्नर्स को एक साथ देखता है। ठीक है, तो ऐसे पूरा का पूरा डिवीजन होता है। ठीक है, यानी ज्यूरिसडिक्शन वाइज काम होता है। अब ये चीजें हमको आगे समझना इसलिए जरूरी है कि कभी कभी ये असिस्टेंट कमिश्नर ने कोई इनकम पकड़ी एस्केपिंग असेसमेंट, पर वो जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है वो शायद किसी और ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आती होगी, किसी और असेसिंग ऑफिसर के अंदर में आती होगी। ठीक है, तो ऐसे में उसे वो वहां तक कैसे पहुंचेगा, वो उसकी परमिशन कैसे लेगा? उसी के ज्यूरिसडिक्शन में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। किसी और के ज्यूरिसडिक्शन में आएगी, he'll have to move to his commissioner, seek the permission। अगर उसी कमिश्नर के ज्यूरिसडिक्शन में वो दूसरा असेसिंग ऑफिसर आता है, फाइन। नहीं आता है, किसी और कमिश्नर के इसमें आता है, दैट कमिश्नर विल हैव टू सीक द परमिशन। तो ये इस तरह से फ्लो चलेगा पूरा का पूरा। समझ रहे हैं? हम आगे के लेवल पे जा रहे हैं जहां इनकम चोरी होनी शुरू होगी। ठीक है, लोग इनकम के ऊपर चोरी करने की कोशिश करेंगे, हम वहां पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको एक फ्लो समझा रहा हूं अभी। एक बेसिक बात ध्यान रखना, परमिशंस की बात क्यों की गई है, आखिर क्यों परमिशन लेना पड़ता है? क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, यहां तक का लेवल बहुत करप्ट लेवल है। यहां तक का लेवल बहुत करप्ट लेवल है। ये जबरदस्ती परेशान करने के लिए भी, आगे हम लोग जो भी सेक्शंस वगैरह पढ़ेंगे, जबरदस्ती परेशान करने के लिए भी आप लोगों को बोल सकता है ये सब करने। पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा ये सब चीजें, तो हम लोग क्यों कंप्यूटराइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये जो लेवल है, ये लेवल के अंदर में जो बंदे बैठे हुए हैं, वो बंदे आपको अननेसेसरली परेशान कर सकते हैं। अब आगे के सेक्शन जो पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड भी। तो इसीलिए इन लोगों को कोई भी चीज इशू करने से पहले या कोई भी चीज देने से पहले ऊपर वाले लेवल से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो आई होप यहां तक के आप लोगों को एक फ्लो समझ में आ गया होगा। तो दैट इज द फ्लो दैट हैज बीन डिस्कस्ड ओवर हियर। एक असेसिंग ऑफिसर कौन होता है? मैंने आपको बताया असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, वो कभी कभी असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स हो सकते हैं जिनको सीबीडीटी ने ऑथोराइज किया है। 121 और 2 की बात की गई है। देखिए मैं आपको 121 और 122 बताता हूं। ये है 121, इनकम टैक्स अथॉरिटी टू एक्साइज पावर्स इन अकॉर्डेंस विद सीबीडीटी। 2, डीम्ड डायरेक्शंस अंडर 121 बाय सीबीडीटी। डीम्ड रहेगा बाय सीबीडीटी वेयर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी बीइंग हायर इन रैंक मे एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ दैट ऑफ सीबीडीटी। सीबीडीटी ने उनको अलॉट करके रखा है कि तुम ये पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हो वैसे। ठीक है, क्लियर है यहां तक क्या? चलिए, ऊपर के लेवल के लोग एडिशनल कमिश्नर्स, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर्स कब? 124B। मैं आपको 120 पे वापस लेके जाता हूं। 124, ठीक है, सीबीडीटी में ऑथोराइज प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स to perform functions of any other income tax authority as may be assigned to him. So such authorization may through a special order, यानी CBDT कुछ पावर्स डायरेक्टर्स तक के लेवल के लोग, सिर्फ डायरेक्टर्स तक के लेवल के लोग, डायरेक्टर्स के नीचे नहीं, और कमिश्नर्स की बात नहीं हो रही है। CBDT अपने पावर्स ऑथोराइज कर देता है कि तुम लोग ये काम करो। CBDT में एम्पावर प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर to issue in writing to the effect of powers and functions conferred or assigned to the assessing officer under this act in the specified area or person। एक specified area में एक assessing officer क्या क्या powers exercise कर सकता है? ठीक है, और class of persons or income or group of income or cases or classes shall be exercised or performed by, ये काम और कौन कर सकता है? एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर। ठीक है, मैंने आपको बताया ऊपर के लेवल पे भी ये काम दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए, सीबीडीटी कौन होता है? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं। ये सब चीजें बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं कर रहे क्योंकि ये सब चीजें इतनी रेलिवेंट नहीं है। इससे होने वाले आगे के अफेक्ट्स हमारे लिए मेन है जो रेलिवेंट है। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर को एक ज्यूरिसडिक्शन दिया जाता है। हर असेसिंग ऑफिसर को एक ज्यूरिसडिक्शन दिया जाता है। उस ज्यूरिसडिक्शन में जो भी पर्सन आता है कैरिंग ऑन बिजनेस विद इन दैट एरिया, और इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन हुज बिजनेस इज कैरीड ऑन इन मोर देन वन प्लेस, हिज प्रिंसिपल बेस ऑफ बिजनेस। अगर आपके मल्टीपल जगहों पे बिजनेस चल रहा है तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जहां होता है वो बंदे का पूरा ज्यूरिसडिक्शन आपको मिल गया, या फिर उसका बिजनेस जहां पे चल रहा है, या फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन हु इज रिसाइडिंग इन दैट एरिया, वो उस एरिया में रिसाइड करता है। उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहीं और हो सकता है, वो यहाँ रिसाइड करता है। हमको लग सकता है कि नहीं यार
यहाँ पे भी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है। देखो प्राइमरी इज असेसिंग ऑफिसर जिसके यहाँ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे वो रिसाइड कर रहा है अगर वहाँ के असेसिंग ऑफिसर को किसी प्रकार की कोई इनकम एस्केपिंग असेसमेंट पता चलता है तो वो छोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा। बट मेजर बोला जो बिजनेस चला रहा है वो इसके अंडर आएगा। सपोज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एक उसका है और वो मल्टीपल जगहों पे बिजनेस करता है, तो जहां प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो बंदे के ज्यूरिसडिक्शन में आएगा, वो बंदे के ज्यूरिसडिक्शन में ये बंदा आएगा। या फिर उसका कोई बिजनेस ही नहीं है तो वेयर द पर्सन इज रिसाइडिंग वहां से हम उसको पकड़ेंगे, ठीक है। अगर कहीं भी कोई डाउट है, कहीं भी कोई डाउट है कि ये बंदा किसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज हायर इन रैंक विल डिटरमाइन। किसी भी तरह का कोई डाउट है, चाहे असेसी को डाउट है चाहे असेसिंग ऑफिसर को डाउट है, तो जैसे ही किसी ने रिटर्न फाइल किया, अब डाउट आ रहा है कि ये किसके ज्यूरिसडिक्शन में आना चाहिए, दो लोगों को लगता है कि ये उसके ज्यूरिसडिक्शन में बंदा आना चाहिए, तो 1 month फ्रॉम द डेट अंडर 142(1) और 143(2) और ऑन कंप्लीशन उनको व्हिचएवर इज अर्लियर के केस में ये ज्यूरिसडिक्शन क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। कोई रिटर्न फाइल नहीं किया तो आगे कैसे कि 142(1) में आपने बुक्स कॉल किया, 148 में बुक्स कॉल करना है, वहां पे आ जाएगा। सर्च इज इनिशिएटेड, सर्च इज इनिशिएटेड तो सर्च जिसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है ना, जहां भी कॉन्फ्लिक्ट आता है वहां पे ऊपर की अथॉरिटी को पूछा जाएगा। असेसिंग ऑफिसर को डाउट है वो ऊपर की अथॉरिटी को पूछेगा। jurisdictional powers of assessing officer himself, all powers conferred under the act. ट्रांसफर ऑफ केस, एक असेसिंग ऑफिसर अपना केस दूसरे असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकता है, या तो बंदे का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, या फिर द पावर टू ट्रांसफर हैज टू बी एक्सरसाइज्ड टू अनदर सबऑर्डिनेट असेसिंग ऑफिसर वेस्टेड विद प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर के ऊपर, डायरेक्टर्स के ऊपर वाले लोगों के पास। पावर कैन बी एक्सरसाइज ओनली आफ्टर गिविंग द असेसी अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आप उस असेसी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे कि क्यों हम आपका ज्यूरिसडिक्शन चेंज कर रहे हैं। जब सामने वाले ने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज कर दिया, सपोज उसने नहीं किया, पर आपको लगता है कि भले ही वो बोल रहा है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन लेट्स से मुंबई, पर एक्चुअली वो पूरा का पूरा जो एक्टिविटीज है वो कैरी आउट हैदराबाद से करता है, लेट्स से, हो सकता है, पॉसिबल है। तो ऐसे में हम मानेंगे कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हैदराबाद है, आप ट्रांसफर कर देंगे काम, और आप उस असेसी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे कि क्यों हम ये ना माने कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपका हैदराबाद है ना कि नागपुर। म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन हायर अथॉरिटीज टू ट्रांसफर केसेस, एक प्रिंसिपल डायरेक्टर दूसरे प्रिंसिपल डायरेक्टर के साथ म्यूचुअली एग्री कर सकता है कि मैं मेरे कुछ केसेस आपको ट्रांसफर कर देता हूं, आपके कुछ केसेस मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। ये सब चीजें आगे हम जो भी पढ़ेंगे उन सब चीजों के लिए होगी, तो यहाँ पे अभी हम ज्यादा डिस्कस भी करेंगे ना, तो एज सच इतना ज्यादा आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। हम अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्यों हमने ये पूरा का पूरा डिस्कशन किया। हमने ये समझ लिया कौन असेसिंग ऑफिसर है, कौन कैसे क्या फ्लो चलता है, काम उनके डिपार्टमेंट में कैसे होता है ज्यूरिसडिक्शन वाइज। अब ज्यूरिसडिक्शन में बैठा हुआ असेसिंग ऑफिसर कैसे अपने पावर्स एक्सरसाइज करता है, हमने देखा, जो पढ़ा हमने उसके बारे में बात करेंगे। आपने रिटर्न फाइल किया, आपने रिटर्न फाइल किया, हम आपकी बुक्स कॉल कर सकते हैं 143(2), 142(1)(2), दोनों में ही बुक्स आने पे हमको डाउट हो सकता है कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, हमको जब लगता है कि गड़बड़ है, एक तो हम स्पेशल ऑडिट करवा देंगे, स्पेशल ऑडिट के बाद भी लगता है यार मन नहीं मान रहा, हो सकता है पॉसिबल है कि स्पेशल आपने रिटर्न फाइल कर दिया ऐसे ही, हमको तो लगता है नहीं आपकी करोड़ों की इनकम है, करोड़ों की इनकम है आपकी, हमने आपका स्पेशल ऑडिट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोला, बुक्स ऑफ अकाउंट से भी नहीं लग रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, हमने स्पेशल ऑडिट करवाया, आपने स्पेशल ऑडिट के ऑडिटर को भी पटा लिया, पैसे खिला के मनवा दिया, उसने बोला नहीं इस बंदे की कोई इनकम ही नहीं है। असेसिंग ऑफिसर को अभी भी डाउट हो रहा है। देखिए ये सब होता है, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो एक्सट्रीम सिनेरियो पे जा रहे हो अब आप, ठीक है, होता है, आपको अभी भी डाउट है कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बराबर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, हमने आपको बोला 142(1) में आप रिटर्न फाइल कीजिए, आपने नहीं किया, हमने बोला ठीक है आप हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स भेजिए, हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करना चाहते हैं आपके, आपने नहीं भेजा, आप भेजोगे भी नहीं, क्यों भेजोगे। अब मुझे तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करना है, पर उसके लिए मुझे तो इनकम डिटेल मिले, तो मुझे आपके बैंक स्टेटमेंट्स लगेंगे, हो सकता है आपने शेयर ट्रेडिंग की होगी, मुझे शेयर ट्रेडिंग वगैरह के स्टेटमेंट्स लगेंगे। आप समझिए मेरे को डेटा लगेगा, जो डेटा मुझे अब थर्ड पार्टी से लेना पड़ेगा, आपसे तो कुछ मिल नहीं रहा, थर्ड पार्टी से मुझे डेटा लेना पड़ेगा, आपको भी बुलाऊंगा, आपको भी बुलाऊंगा, थर्ड पार्टी से भी डेटा बुलाऊंगा। ये सब मतलब मैं ये जो भी बातें बोल रहा हूँ ये सब चीजें कैसे पॉसिबल होगी, ये सब चीजें कैसे पॉसिबल होगी, वो सब यहाँ पे हम 131 से लेके 136 में पढ़ेंगे। इसमें रेट भी आ गया, पर मैं रेट के ऊपर अभी नहीं आऊंगा, अभी मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया देते हुए चल रहा हूं। एक इनकम टैक्स ऑफिसर 131(1) या 133, एक असेसिंग ऑफिसर
131.1 या 133 में इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता है। ठीक है, 133 इज अ नॉर्मल इंफॉर्मेशन रिलेटेड स्टोरी और 131.1 इज लाइक अ समन नोटिस। ठीक है, ये एक समन के जैसा हो गया। 133 थोड़ा अलग हो गया, हमने सिर्फ इन्फॉर्मेशन कॉल किया और कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है, आई होप यहाँ तक के समझ में आया। पहले मैं आपको सिर्फ ये दो सेक्शंस पढ़ाऊंगा, 131, 133। हम फिर 132 पे जाएंगे, 132 रेड वगैरह की बात करेगा। तो फिलहाल पहले हम लोग ये दो सेक्शन समझ लेते हैं। एक असेसिंग ऑफिसर क्या कर रहा है, वो जज कर रहा है कि आपने जो इनकम डिस्क्लोज की है वो बराबर डिस्क्लोज की है कि नहीं की है। बराबर है, वो ये जज करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ही इज डूइंग द सेम वर्क एज अ जज इन अ कोर्ट, वही लेवल पे काम कर रहा है। तो ऐसे काम करने के लिए उसे पावर्स भी वही लेवल के आपको देने पड़ेंगे। वही लेवल के पावर्स देने के लिए उसे क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी बोला जाता है। क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी यानी वो क्या कर सकता है, वो एनफोर्स कर सकता है आपका अटेंडेंस। आप अपने सीए को भेज दो, वो बोलेगा नहीं, सामने वाले को बुलाओ, वो एनफोर्स कर देगा आपका अटेंडेंस। 131 सेक्शन के अंदर में उसे आपने पावर्स दिए कि भैया बंदे को खुद यहां पे प्रेजेंट करो मेरे सामने। अगर उसका सीए आ रहा है तो भी वो उसे बोल सकता है नहीं, आप बंदे को ही बुलाओ। सीए चलता है बट बोल सकता है। ऑफिसर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, ऑफिसर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, बैंक के ऑफिस आज में एक बंदा बैठा है, वो बाहर तो नहीं निकलता, आप एनफोर्स कर सकते हो उसके ऊपर, आप समन दे सकते हो कि भैया तू आ मिलने के लिए मेरे से, तेरे बैंकिंग का काम छोड़ के तू मेरे से मिलने आ। ये लोग खुद वो बंदा हो सकता है जिसका हम लोग असेसमेंट कर सकते हैं। बैंकिंग कंपनी मतलब आउटसाइडर, उसका बैंकर हो गया। हम थर्ड पार्टीज को भी बोल सकते हैं कि तुम आओ। क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड लोन मैंने दिखा के रखे मेरे बुक्स में, यानी मेरे बुक्स में ये जो भी लोग दिख रहे हैं डेटर्स, इन सब लोगों को भी वो एनफोर्स कर सकता है भैया मिलने आओ। अगर लगता है कि नहीं यार कुछ तो घबला है इसमें, देखो दो तरह की चीजें होती है। मैंने मेरे बुक्स में इंटरेस्ट दिखाया है, उसके ऊपर टीडीएस कटा है, सब कुछ नॉर्मल है, सामने वाले ने सब कुछ किया है। सामने वाला क्या करेगा, उसको मुझे बोलेगा थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन लेके आ जाओ। अब आप कैसे कैसे लफड़े करते हो प्रैक्टिकली आप लोगों ने भी देखा होगा। मुझे एक्सपेंस दिखाना है, आप कुछ ऐसे लोग जिन लोगों की इनकम एकदम ही लोअर लेवल पे है, यानी बेसिक एग्जामिशन लिमिट के भी नीचे है या इनकम है ही नहीं, चौकीदार, ड्राइवर, सिक्योरिटी वाले, ऐसे जो भी लेवल के लोग, एकदम लोअर लेवल के लोग, आप उनको बोलते हो एक काम कर, तेरे नाम पे हम कुछ इनकम दिखाते हैं कि तेरे को मिला। ठीक है, तेरे नाम पे कुछ इनकम दिखाएंगे, 10-1 लाख रुपए तक की हम इनकम दिखा देंगे तुझे, उसके ऊपर हम टीडीएस कटवा देंगे। टीडीएस मैं काटूंगा, टीडीएस मैं भरूंगा। सुमित साडा भर रहा है, सुमित साडा इनकम हाइड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, एकदम वेल प्लान्ड वे में ये सब काम चल रहा है। आप लोगों ने भी किया होगा या आपने सुना होगा, ये सब होता है। सुमित साडा ने क्या किया, ऐसे कुछ लोगों को बुलाया और ऐसे लोगों को बोला भैया एक काम कर, तेरे नाम पे हम 10 लाख की इनकम दिखाएंगे, 10 लाख के ऊपर हम 1%, 2% टीडीएस काट देंगे या 10% काट देंगे, एज द केस में भी, कमीशन, ब्रोकरेज, कॉन्ट्रैक्टर, जो भी बोल दो, ये सब चीज होगी। सुमित साडा भरेगा ये पैसा, सुमित साडा भरेगा। तुम 10 लाख के ऊपर 8% की इनकम दिखा दो, 8% की इनकम दिखा दो, 44 एडी। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह तुमको मेंटेन नहीं करना है, तुम्हारी तो वो जो टीडीएस कटा है वो तुमको रिफंड आ जाएगा, वो तुम्हारी इनकम दिखाने का तुमको इनकम दिखे दे रहे हैं हम। सामने वाले को क्या फर्क पड़ रहा है, उसके जेब से ना टैक्स जा रहा है ना कुछ जा रहा है, और उसे समझता भी नहीं है ये सब लफड़े। ठीक है, वो भी बोल देगा हाँ फ्री की इनकम मिल रही है ना बाबा, ले लेगा। पॉइंट समझिए। सुमित साडा के बुक्स में एक्सपेंस आ गया। असेसिंग ऑफिसर ने देखा, और असेसिंग ऑफिसर ने देखा कि ये जो बंदा है जिसका ये टीडीएस वीडीएस कटा है, उसकी बुक्स में एकदम आज तक के इतने सालों से तो कोई टर्नओवर नहीं दिख रहा था, सडनली 10 लाख रुपए का टर्नओवर दिख रहा है। उसको डाउट होता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, डाउट होता है उसे, यार यहाँ कुछ तो लफड़ा चल रहा है। ठीक है, वो क्या करेगा, वो उससे ये नहीं बोलेगा कि मैं तुझे एक नोटिस दे रहा हूं, तू रिप्लाई कर कि ये तेरी इनकम है या नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, वो जाएगा उस बंदे के पास, वो बंदा क्या करेगा, सीए के पास जाएगा। सीए क्या करेगा, सीए उसको बोलेगा हाँ ठीक है ये ऐसा ऐसा रिप्लाई बनाना है, रिप्लाई बना के अपन दे देते हैं, सब कर देगा। एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड। वो उसको कैसे पकड़ सकता है, जब वो उसे खुद बुलाएगा अपने ऑफिस में, भैया तू खुद मिलने आ। समझा, यानी वो उस ड्राइवर को, वो उस सिक्योरिटी गार्ड को, वो उस प्यून को खुद अपने ऑफिस बुलाएगा, उसको डराएगा, उसको पता है वो डर जाएगा, असेसिंग ऑफिसर को मालूम है कि वो डरने वाला है, वो डर जाएगा और वो सच बता देगा। तो यहां इसीलिए बोला गया कि उसको एनफोर्सेबल पावर दिए गए हैं अटेंडेंस के, और 131 का अगर कंप्लायंस नहीं किया तो पेनल्टी है। पेनल्टी है, क्या पेनल्टी है, चलिए पेनल्टीज के चैप्टर पे आइए। पेनल्टीज के चैप्टर में 272A1 देखना, नॉन कंप्लायंस विद समन्स इशूड अंडर 131(1) to give evidence or produce books of accounts, 10,000 for each said default or failure, 10,000 for each said default or failure। मत कीजिए आप कंप्लाई, आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। समझे आप। तो देखो जहां पे मैटर बहुत सीरियस है ना, वहां 131(1), जहां मैटर इतना सीरियस नहीं है वो 133 से भी काम चला लेगा। क्लियर है यहां तक के? चलिए वील कम बैक।
प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो सामने वाले को बोल सकता है नहीं तेरी बुक्स लेके आ, सेम मुद्दा। सपोज करो कि जिस बंदे के थ्रू मैंने पूरा का पूरा काम कराया सिक्योरिटी गार्ड, उसको मैंने पहले ही बोल दिया था देख तेरे को ये सारे के सारे सवाल पूछेगा, एक्टिंग एक नंबर करना, बोलना नहीं है मेरी इनकम है मेरा ये काम। उसने भी जबरदस्त एक्टिंग किया, सामने वाले को पता था ये एक्टिंग कर रहा है, इसके पास कुछ नहीं है, उसको बोल दिया तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके आ तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी लेके आ, अब मेरे को तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना है। अब काहे की बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ही नहीं, ठीक है। खैर वो 44 ईडी भरता है, वो सब चीजों के ऊपर हम उतने डिटेल के अंदर अभी नहीं जाएंगे, बट द पॉइंट इज ठीक है 44 ईडी आजकल कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह भरते हैं तो उनको भी नोटिस दिया जाता है कि भैया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 44 ईडी वगैरह, वो सब कहानी के ऊपर अभी अपन नहीं जाएंगे, अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिक टू रहेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट से बुला लिया, या तो एसएससी की खुद बुक्स ऑफ अकाउंट बुला ली या उनकी बुला ली। ये सब पावर्स 131 में क्यों दिए हैं, जहां उसको बहुत बड़ा डाउट है कि यार यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। सुमित साडा की बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरी की पूरी हैपेसर्ट रहती है, कुछ मेंटेन ही नहीं करता वो। सुमित साडा ने अपने रिटर्न के अंदर में इनकम कुछ और ही दिखाई रखी है, उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बुलाई। समझिए पहले तो 142(1) में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बुलाई होगी, उसमें देखा कि या तो उस वहां पे बुक्स लाई नहीं, तो अब समन दे दिया भैया तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके आ। अब मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाया और उसमें कुछ मैच नहीं कर रहा है, आप समझ रहे हैं, कुछ मैच नहीं कर रहा है इनकम टैक्स रिटर्न से। कभी कभी जबरदस्ती बुक्स ऑफ अकाउंट्स बुलाना पड़ता है ये सब चीजों के लिए जहां पे डाउट होता है। कमीशन इशू कर सकता है, यानी कि वो कमीशंस बना सकते हैं। कमीशंस आर वेरियस अथॉरिटीज, एक बात ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। कमीशंस आर वेरियस अथॉरिटीज, ये जो अथॉरिटीज होती है ये क्या करती है, ये अथॉरिटीज मतलब जैसे गवर्नमेंट कमीशन नहीं बनाती है अलग अलग चीज के बारे में डिटेल निकालने के लिए, ये वैसा वाला कमीशन हो गया। ये लोग वो काम करते हैं। आजकल ऐसे कमीशंस उतने ज्यादा नहीं बनते, क्यों, हमने एक 133C दे के रखा है, ये पढ़ाते सी मैं आपको 133C के बारे में बताऊंगा। 133C यानी एक दूसरी अथॉरिटी बनाई गई है पूरी की पूरी, प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी। अगर इनको कुछ भी डिटेल चाहिए ना और इनके पास टाइम नहीं है, उनको बोल देंगे तुम पूरा का पूरा इसका डिटेल निकाल के दो, परचेस सही है क्या, सेल सही है क्या, ठीक है। हम लोगों ने जब पढ़ा था 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, वहां हमने देखा था इसके बारे में, ठीक है। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के भी पावर होते हैं, पर इन पावर्स को मिक्स मत करना, आगे जाके हम लोग और पढ़ने वाले हैं। कभी कभी जब इनको लगता है कि नहीं यार ऑफिस में बैठ के चीजें बराबर नहीं पता चलेगी, एक्चुअली वहां फिजिकली जाके देखना पड़ेगा। सामने वाला अपना बिजनेस समझा रहा है कि बिजनेस कैसे हो रहा है, ठीक है। अब सपोज कीजिए मैं आपको एक नॉर्मल पूरा का पूरा एक बिजनेस साइकिल बताता हूँ। नॉर्मल बिजनेस साइकिल इन द सेंस कि ये जो आप लोगों से फेमिलियर है, वर्चुअल क्लासेस। वर्चुअल क्लासेस की जगह पेन ड्राइव क्लासेस की बात कीजिए, कैसा होता है जब ये वेबसाइट्स वगैरह के थ्रू सेल होता है। सपोज कीजिए सुमित साडा की वेबसाइट है, सुमित साडा की वेबसाइट से आपने कोई पेन ड्राइव खरीदी, पेन ड्राइव खरीदी, पर पेन ड्राइव सुमित साडा की नहीं है, पेन ड्राइव कोई और टीचर की है, लेट्स से ए करके एक टीचर है, ए टीचर की पेन ड्राइव है, ठीक है, क्लियर है यहां तक के। अब आपने ए टीचर की पेन ड्राइव खरीदी, इनवॉइस आपको सुमित साडा ने दिया, लेक्चर आपको ए टीचर दे रहा है, बराबर है, ए टीचर की तरफ से आपको लेक्चर्स मिल गए। सुमित साडा के पास सपोज 10,000 रुपए है, उसने 9,000 रुपए ये ए टीचर को दे दिए, 1,000 रुपए उसकी इनकम। अब सवाल उठता है कि ये 1,000 रुपए मेरा टर्नओवर है कि 10,000 रुपए मेरा टर्नओवर है, क्योंकि इनवॉइस तो मैंने आपको दिया है। अब आप बोलोगे 10,000 टर्नओवर है, मैं 1,000 ही दिखा रहा हूं, क्यों भैया, आई एम अ कमीशन एजेंट, मैं कमीशन एजेंट हूं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों 10,000 रुपए दिखाऊं, जबरदस्ती टर्नओवर बढ़ा दूंगा, बाद में मेरे को दिक्कत आएगी। तो अब इनकम टैक्स ऑफिसर ने पूरा का पूरा देखा ऐसा ही कुत्तो भी बिजनेस है, उसको बुक से कुछ नहीं समझ में आ रहा, उसने बोला नहीं मैं सामने एक बार मेरे को पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन दिखाओ कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। तो ही फिजिकली विजिटेड, उसने देखा बच्चे कैसे करते हैं, क्या परचेज करते हैं, ये वो वगैरह। तो ही हैज द पावर टू इवन इंस्पेक्ट दिस। सेम जजेस के पास भी ये पावर्स होते हैं, क्लियर है यहां तक के। चलिए ये कैमरा मुझे थोड़ा सेट कर लेने दीजिए। हाँ, जजेस के पास भी सेम पावर्स होते हैं, तो वही पावर्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है, क्लियर है यहां तक के। तो दीज आर द पावर्स दैट आर गिवन टू इनकम टैक्स ऑफिसर। अगर ये जो पावर्स उनको दिए गए हैं, इस पावर्स का कंप्लायंस अगर नहीं होता है, असेसी नहीं करता है, तो 10,000 रुपए फॉर ईच डिफॉल्ट पेनल्टी है, ठीक है। ये पावर्स आपको दिए गए हैं चाहे प्रोसीडिंग चल रही हो चाहे प्रोसीडिंग नहीं चल रही हो। सुमित साडा की प्रोसीडिंग चल रही है, सुमित साडा ने टीडीएस कटवा के रखे, उसके बुक्स में क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, अनसिक्योर्ड लोन है, बहुत कुछ है। उनको नोटिस दे दिया कि भैया तुम समन किया कि आओ फिजिकली हमसे मिलने आओ, हम जानना चाहते हैं सही में तुमने पैसा वैसा दिया है कि नहीं दिया। हो गया कहानी। सुमित साडा पे कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, पर सुमित साडा के असेसिंग ऑफिसर को डाउट है कि सुमित साडा गड़बड़ करता है यार, सुमित साडा खुद तो लफड़े करता है, पक्की बात, ठीक है। अब वो इंक्वायरी करना चाहता है उसके क्रेडिटर्स, उसके डेटर्स, उसके अनसिक्योर्ड लोन वालों को, उसने समन इशू कर दिया।
क्या वो लोग फॉलो करेंगे? वो लोग तभी फॉलो करेंगे, वो लोग करेंगे क्यों? क्योंकि यहां पे जो भी प्रोसीडिंग चल रही है वो इंक्वायरी पे भी चलती है, ठीक है, वेयर देखिए ये प्रिंसिपल डायरेक्टर वगैरह सब कुछ छोड़ दीजिए। Before he takes an action under the said subsection has reason to suspect that income has been concealed or likely to be concealed by any person or class of persons within his jurisdiction, then for the purpose of making an inquiry, इंक्वायरी करने के लिए, प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट नहीं, इंक्वायरी करने के लिए, he shall be competent to exercise the powers conferred under 131(1), वो बुला देगा। अब देखो इसमें कितना बड़ा लफड़ा है। मैंने आपको क्या बोला, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, ये करप्ट लोग हो सकते हैं। यहाँ पे कौन आता है, यहाँ पे लोअर लेवल इनकम टैक्स ऑफिसर्स प्रमोट होके यहाँ तक के आते हैं, या फिर आईआरएस पास करने वाला सबसे पहला फ्रेश बंदा यहाँ पे आता है, एकदम फ्रेश ताजा ताजा जो आता है वो। आप समझिए यूपीएससी वगैरह की एग्जाम में सबसे लास्ट प्रेफर्ड रहता है आईआरएस लेना, ठीक है। अब आईआरएस में ये एक लेवल ऐसा होता है जहां पे आप संगति के साथ रहते हुए भी या कोई भी रीजन से करप्ट हो सकते हैं। यहाँ पे करप्शन का लेवल अच्छा खासा है, ये गवर्नमेंट को भी पता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इन लोगों को ऐसे पावर्स नहीं दे दी, जाओ तुमको इंक्वायरी करना तो तुम करो। ये लोग गलत फायदा उठाएंगे, ये जबरदस्ती इंक्वायरी करेंगे, जबरदस्ती परेशान करेंगे और उसको बोलेंगे पैसे दे, नहीं करते बोले हम लोग परेशान, जबरदस्ती परेशान कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इन लोगों को बोला गया भैया पहले परमिशन लो। किसकी परमिशन लोगे? डायरेक्टर लेवल के लोगों की, प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑथोराइज अंडर 132(1) बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। इन लोगों को से परमिशन लो या ये लोग डायरेक्टली ऐसा एक्शन ले सकते हैं। क्लियर है यहां तक के? कुछ और पावर्स दिए गए। मेरी इनकम इंटरनेशनली अच्छी खासी है, इंटरनेशनली, यहां के बंदे को मैं बताता ही नहीं कुछ भी कि मेरी इंटरनेशनल इनकम है। सामने वाले को डाउट हो रहा है कि यार इस बंदे की इनकम कुछ तो है इंटरनेशनल भी, मेरे इसके ऊपर पोस्ट दुबई के लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, अलग अलग जगहों के, अलग अलग देशों के लोग कर रहे हैं। तो अब इस बंदे को डाउट है कि नहीं यार इसकी इंटरनेशनल इनकम भी होगी। मेरा असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा? मेरा असेसिंग ऑफिसर आउटसाइड इनकम टैक्स अथॉरिटीज और आउटसाइड कंट्रीज उनको मेल कर देगा, उनको बोलेगा मुझे सुमित साडा से रिलेटेड जो भी डिटेल आपके पास अवेलेबल है प्रोवाइड कीजिए। आप समझ रहे हैं? पर यहां असेसिंग ऑफिसर शुड बी मिनिमम रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट हमारे जिन जिन के साथ है 90 ए, उन लोगों से हम लोग ये सारी की सारी डिटेल मंगा सकते हैं। क्लियर है यहां तक के? चलिए, अगर यहां तक के पूरे पावर्स में एक फ्लो देखिए कि मुझे पहले नोटिस दिया सुमित साडा रिटर्न फाइल कीजिए, मैंने नहीं किया। फिर बोला सुमित साडा बुक्स लेके आइए, मैं नहीं लेके आया। समन इशू कर दिया, समन इशू करके मेरी सारी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बुलाएगी, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके गया और कुछ मैच नहीं हो रहा है, यानी इसके हिसाब से तो टैक्सेबल इनकम ही कम से कम 1-2 करोड़ रुपए निकल जाना चाहिए। एकदम हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलिए, सीरियस पकड़ना ही मत बिल्कुल भी, ठीक है। 1-2 करोड़ रुपए की इनकम दिख रही है, सामने वाला बोलता है यार कुछ मैच नहीं हो रहा है, तुमने पक्का को तो गड़बड़ करके रखा है। अब क्या करेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट मुझे वापस दे देगा, फिर मैं जाऊंगा मेरे सीए के पास, या सबसे पहले आपको क्या लगता है मैं क्या करूंगा? अरे मैं मेरी बुक जला के फेंक दूंगा अगली बार, ताकि जब भी वो सर्च सीजर के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, ये लोग बुक्स को इंपाउंड करके रख लेते हैं, इंपाउंड यानी कब्जे में रख लेते हैं। ये पावर्स भी 131 में दिए गए, 131(3) के अंदर में दिए गए, दैट ही विल इंपाउंड द बुक्स। पर इसमें एक लिमिट है, इंपाउंडिंग 15 दिन के ऊपर नहीं हो सकती अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के लेवल के लोग हैं। उसके ऊपर के लोग हैं तो बात अलग है, उसके ऊपर के लोग कितने भी दिन के लिए इंपाउंड कर सकते हैं, ये लोग 15 दिन के ऊपर इंपाउंड नहीं कर सकते। देखो करप्शन है, जबरदस्ती को बुक्स को होल्ड करके रख लेगा, जबरदस्ती परेशान करेगा। इसीलिए अगर 15 दिन के ऊपर रखना है, अगर 15 दिन के ऊपर रखना है, एक्सीडिंग 15 days, he will have to record the reasons for impounding the books. Powers unrestricted in case of authorities except income tax officers or assistant deputy directors वगैरह whose powers are subject to 2 restrictions. एक, आप जब भी बुक्स लेंगे आप रिकॉर्ड लिख कीजिए, और अगर आप 15 दिन से, अच्छा ये आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीजंस, आप 15 दिन से कम भी रखते हो तो भी, ये ध्यान में रखो, 15 दिन से कम भी रहे तो भी। और अगर आप बुक्स को रिटेन करके रखना चाहते हैं 15 दिन से ऊपर, तो आपको ऑब्टेन करनी पड़ेगी प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर या कमिश्नर के ऊपर के लेवल के लोग, ठीक है। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर, और प्रिंसिपल डायरेक्टर और डायरेक्टर एज द केस में भी कमिश्नर या डायरेक्टर या उसके ऊपर लेवल के लोगों से परमिशन लेके रखनी पड़ेगी, तो ये आप ये बुक्स को इंपाउंड करके रख सकते हैं। क्लियर है? 131 आपको क्या पावर्स दे रहा है? देखिए 131(1), मैं किसी भी बंदे को बुला सकता हूँ, आप मुझसे मिलने आओ, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बुला सकता हूँ, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन कर सकता हूँ जाके,
बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह बुलाने के अलावा मैं एक मिनट, एक पॉइंट छूट गया, कमीशंस बिठा सकता हूँ, कमीशंस बिठा सकता हूँ। अगर इसको आपने कंप्लाई नहीं किया हम आपको 10,000 रुपए की पेनल्टी लगा देंगे फॉर ईच सेट डिफॉल्ट। अगर मैं प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट में ये सब नहीं कर रहा हूँ, इंक्वायरी के लिए कर रहा हूँ, तो इंक्वायरी के लिए पहले मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी डायरेक्टर या डायरेक्टर के ऊपर के लेवल के लोगों से, ठीक है। अगर इंटरनेशनली मुझे किसी बंदे की कोई डेटा चाहिए तो इनकम टैक्स अथॉरिटी से मैं परमिशन ले सकता हूँ, प्रोवाइडेड मैं असेसिंग ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर या उसके ऊपर के लेवल के रैंक का बंदा हूँ, ठीक है। मैं बुक्स को इंपाउंड करके रख सकता हूँ मैं, यानी असेसिंग ऑफिसर, पर मुझे उसके रीजन रिकॉर्ड करके रखने पड़ेंगे। इफ आई एम असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, उसके ऊपर का बंदा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर इंक्लूडेड, सेम लेवल आएगा यहाँ तक। अगर मैं ये बुक्स को 15 दिन से ज्यादा रखना चाहता हूं, परमिशन लेनी पड़ेगी कमिश्नर, डायरेक्टर या उनके ऊपर के लेवल के लोगों से, यानी जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख सकते हैं 15 दिन के ऊपर विदाउट गिविंग अ रीजन इन राइटिंग, रख सकते हैं, इंपाउंड कर सकते हैं। पर इसके नीचे के लेवल के लोगों को ये सब चीजें करने के लिए इसके ऊपर के लेवल के लोगों से, यानी कमिश्नर लेवल, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर नहीं, कमिश्नर लेवल के लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर, फ्लो समझ में आया यहाँ तक के? सीआईटी अपील्स भी मत बोल देना, इसमें अपील्स भी नहीं आएगा। चलिए 132 में आप लोगों को बाद में समझाऊंगा, 132 हम पूरा का पूरा एक साथ पढ़ेंगे। हम फिलहाल आ जाते हैं 133 पे, ठीक है। 133 में सबसे पहले हम जो पढ़ चुके थे उसके ऊपर आते हैं 133C। हम बहुत सारी बातें यहां पे कर रहे हैं, बातें हम ऐसी कर रहे हैं कि असेसिंग ऑफिसर मुझे बुलाएगा, बोलेगा तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके आ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा, जीरोक्स करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे थर्ड पार्टीज को बुलाएगा। अरे उसके पास इतना टाइम ही नहीं रहता। असेसिंग ऑफिसर के पास इतने सारे केसेस रहते हैं कि वो हर केस के ऊपर अगर इतना टाइम देने लग गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। 147, 148 में रिटर्न फाइल करवाया, 143 का नोटिस दिया, फिर आपसे बुक्स बुलाई, बुक्स को वेरीफाई करना है पूरा, इसके अंदर पार्टी सही है या नहीं, उसके अंदर दिए हुए डेटर्स, क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड लोन, नोटिस दे के बुला रहा है भैया मिलने आ, या उससे कंफर्मेशन बुला रहा है कि भैया कंफर्मेशन दे। अरे ये सब बहुत तामझाम वाला काम है, ये सब इतना आसान नहीं है, समझे ना, पूरा का पूरा फ्लो समझे। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, एक दूसरा अब डिपार्टमेंट ही बना लिया पूरा का पूरा, जो ये पूरा का पूरा काम करेगा। असेसिंग ऑफिसर को ये सब वेरीफाई करना है, ये सीधे सीधा उस डिपार्टमेंट को बोल देगा भैया तू वेरीफाई कर ले। 148 में 147 के असेसमेंट में हमने पढ़ा कि उन लोगों से हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके ऊपर भी हम लोग एक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 147, अलाउड है, हमने वो भी पढ़ा था, चाहे रिटर्न फाइल्ड हो चाहे रिटर्न फाइल्ड नहीं हो। enables prescribed income tax authority to verify the information relating to any person, कोई भी पर्सन से कोई भी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर सकते हैं अंडर दिस सेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट्स पोजीशन relating to any person on or before the date specified therein. furnish the information or documents, वो सामने वाले से बोलेगा भैया ये इन्फॉर्मेशन लाके दो, ये डॉक्यूमेंट्स लेके दो। verified the manner specified therein, ये मैनर है इसमें हमें वेरीफाई करके दो। which may be useful for relevant to एनी इंक्वायरी और प्रोसीडिंग अंडर दैट, चाहे वो इंक्वायरी हो चाहे वो प्रोसीडिंग्स हो, आइदर केस ये लोग अपनी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। क्या इनको किसी की परमिशन लेना है? नहीं, इनको ऑलरेडी परमिशन मिली हुई है, ये एक प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी है ऑलरेडी। may make a scheme of centralized issuance of notice and processing information make available the outcome of the processing to the assessing officer. इससे जो भी कुछ होगा ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर को दे देंगे। पर ऑब्वियस सी बात है, मैंने ऊपर आपको बोला इनके पास जो पावर दी गई है ना, ये पावर का ये लोग यूज कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन। करप्शन का स्कोप है, करप्शन का स्कोप जहां भी हटाना है वहां पे कंप्यूटराइज सिस्टम करने की बात होती है, वही वहां लिखा है सेंट्रलाइज इशुएंस ऑफ नोटिस एंड प्रोसेसिंग, सेंट्रलाइज इशुएंस ऑफ नोटिस एंड प्रोसेसिंग। क्लियर है यहां तक के? तो सब बैंगलोर सीपीसी से फिर गवर्न होगा। क्लियर? आइए हम वापस 132 पढ़ना शुरू करते हैं, हमने 133 पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोगों ने 133 में, मेरे को बस आपको एक चीज बताना था भैया, इंफॉर्मेशन बुलाई गई है, एक पावर दिया गया 133C जो हमने 147 में पढ़ा था, 147 में डीम्ड टू हैव एस्केप्ड असेसमेंट के अंदर में था, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं 133। मैंने आपको कहा था एक इनकम टैक्स अथॉरिटी, एक असेसिंग ऑफिसर दो तरह से इंफॉर्मेशन बुला सकता है, 133(1), 133। अब हम पढ़ रहे हैं 133। वो 133 में इंफॉर्मेशन किस किस से बुला सकता है? 133 में वो इंफॉर्मेशन बुला सकता है एक फर्म से अबाउट नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। अब नहीं बुलाएगा, फालतू बातें हैं, रिटर्न में लिखा रहता है, कट, मतलब काट यानी है ये सेक्शन के अंदर में, पर बुलाएगा नहीं। एचयूएफ से उसके फैमिली के नेम मेंबर्स वगैरह, कट, जरूरत नहीं है। सी से काम है नेम ऑफ द पर्सन फॉर और होम ही इज अ ट्रस्टी,
गार्डियन, एजेंट और एंड देयर एड्रेसेस, ये इंफॉर्मेशन मंगाएगा एक ट्रस्टी से। एक ट्रस्टी से मंगा सकता है, एक गार्डियन से मंगा सकता है, एक एजेंट से मंगा सकता है। आप समझिए, मैंने एक ट्रस्ट बनाई, उस ट्रस्ट के अंदर में हम लोग पूरी की पूरी इनकम वगैरह सब कुछ दिखा रहे हैं। इस ट्रस्ट का अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर मैं हूं या बेनिफिशियरी मैं हूं या मेरी फैमिली है। लफड़े हो रहे हैं। मैंने इनकम को रूट करने की कोशिश की है, मेरे बुक्स में इनकम नहीं दिखा के एक ट्रस्ट के थ्रू मैंने ट्रांसफर कर दी होगी इनकम। क्लबिंग प्रोविजंस वगैरह हमने पढ़ा था कि जब आप इनकम को ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं जिसका बेनिफिट अल्टीमेटली किसी और को मिलता है। पैन वगैरह में हमने देखा, अगर आप बेनिफिशियल ओनर हैं किसी एसेट वगैरह के, आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता है, बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियल ओनर है। ये मुद्दा यहाँ पे उठ रहा है। एक ट्रस्ट है जिसका लग रहा है कि इसका बेनिफिशियल ओनर या बेनिफिशियरी कोई एक स्पेसिफाइड पर्सन है, तो वो लोग क्या करेंगे, उस ट्रस्ट के ट्रस्टी को नोटिस देंगे, बताओ आप किसके ट्रस्टी हो, इस ट्रस्ट का बेनिफिशियल ओनर कौन है। आप गार्डियन हो तो किसके गार्डियन हो, आप एजेंट हो तो किसकी एजेंसी के लिए काम कर रहे हो। एजेंट रिटर्न फाइल कर रहा है पर प्रिंसिपल रिटर्न फाइल नहीं कर रहा। वो एजेंट को पूछेगा, भैया तुम किसके एजेंट हो, बताओ हमको डिटेल्स प्रोवाइड करो। हम किसी भी एसएससी से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, किसी भी एसएससी से, कोई भी बंदे से। अगर उसने इनकम दी है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, रॉयल्टी, ब्रोकरेज, एन्यूटी, नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ सैलरी, हेल्ड अंडर सैलरी, वो छोड़ दो, बाकी उनमें से कोई भी रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, रॉयल्टी, ब्रोकरेज, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, रॉयल्टी, ब्रोकरेज, इनमें से कुछ भी अगर आपने दिया है, हम आपसे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपने सामने किसको पे किया है, क्या पे किया है, कितना अमाउंट पे किया है, वो सब। नेम, एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज पेड। आप हवा में तो पैसे नहीं दे दोगे, आप बोलोगे कि यार मेरे को तो एड्रेस ही नहीं पता मैंने किसको पैसे देके रखा है। बोले क्या बात कर रहे हो, ऐसी किसी को भी मुंह उठा के पैसे दे देते हो, सामने वाला मानेगा थोड़ी। इनकम टैक्स ऑफिसर बोलेगा मेरे को दे दो, फिर मेरे को दे दो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के। हम किसी भी मेन मुद्दे हमारे ये दो उठते हैं जो सबसे ज्यादा ये लोग यूज करते हैं, डीलर, ब्रोकर, एजेंट और एनी पर्सन कंसील्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक, कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक और कमोडिटी एक्सचेंज। मैं शेयर ट्रेडिंग करता हूँ, अच्छी खासी शेयर ट्रेडिंग करता हूँ, पर मैं शेयर ट्रेडिंग की इनकम डिस्क्लोज ही नहीं करता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि मैं शेयर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मेरे ब्रोकर को कॉल करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज को कॉल करेंगे, कमोडिटी एक्सचेंज को कॉल करेंगे, बोलेंगे कि हमें डिटेल दीजिए, नेम, एड्रेस ऑफ ऑल पर्सन्स टू हुम ही और द एक्सचेंज हैज पेड एनी सम। किसी भी तरह का सम अगर आपने पे किया है इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, वेदर बाय वे ऑफ सेल, एक्सचेंज और अदरवाइज ऑफ एसेट्स और ऑन बिहाफ ऑफ दिस, यानी कुछ भी परचेज, सेल, आप कुछ भी बोल दो, जो भी कुछ स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हुआ है वो उससे पूरी की पूरी डिटेल मांगेंगे। आपने किस किस को क्या क्या पेमेंट दिया सब दीजिए, क्रॉस कंफर्म करेंगे। अब होता क्या है, ध्यान रखिए, ये इन्फॉर्मेशन आजकल असेसिंग ऑफिसर बुलाता है, 133C वाला जो डिपार्टमेंट है उनको दे देता है, उनको मिलता है तुम क्रॉस कंफर्म करो सामने वाले ने इनकम दिखाई है कि नहीं दिखाई है। उसके अंदर लिस्ट में जितने भी लोग हैं वो सबकी इनकम क्रॉस चेक करेंगे। अगर क्रॉस चेक है पूरा का पूरा सही है, ठीक, जहां पकड़ा कि इन लोगों ने नहीं दिखाया है, ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वो असेसिंग ऑफिसर को दे देंगे। या फिर वो लोग आपको बुलाएंगे और आपको बोलेंगे 133C में हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए कि आपने ये ट्रांजैक्शंस की हैं, बताइए ये ट्रांजैक्शंस के बारे में क्या, यानी क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, पूरा डिटेल प्रोवाइड कीजिए। वो इन्फॉर्मेशन जो भी मिली वो असेसिंग ऑफिसर को भेज देंगे। असेसिंग ऑफिसर देखेगा, बोलेगा नहीं यार यहाँ तो इनकम हाइड हुई है, पक्का इनकम हाइड हुई है, तो कर देगा उसके ऊपर टैक्स, आपको नोटिस इशू कर देगा। 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, 142(1), 147 जो भी कंसर्न है। सपोज कीजिए आज तक कि आपने कभी कोई रिटर्न फाइल ही नहीं किया था। मैंने क्या किया, मेरे एक स्टूडेंट को मैंने बोला भैया तू कर सब शेयर ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ कर, मैं पैसे देता हूँ। मैंने पैसे दिया, कैश दिया, उसने बैंक में डाल दिया, बैंक में डाल के हर रोज थोड़ा थोड़ा कैश डालता है और फिर उसके ऊपर शेयर ट्रेडिंग कर रहा है, अच्छा खासा कमा रहा है, पूरा का पूरा प्रॉफिट वगैरह, और कुछ भी डिस्क्लोज ही नहीं कर रहा, रिटर्न भी फाइल नहीं करता, कुछ नहीं करता। ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट को मैंने देख रखा है 2.5 लाख रुपए के नीचे की इनकम है। क्रॉस चेक किया डिपार्टमेंट ने, 133C वालों के पास आई है स्टॉक एक्सचेंज की इन्फॉर्मेशन, 133 से इन्फॉर्मेशन आई, उन्होंने भेज दिया 133C वाले डिपार्टमेंट को। 133C वाले डिपार्टमेंट ने चेक किया कि ये लोग तो रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे। ये लोगों को बुलाएंगे, इन लोगों से पूछेंगे कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो और ये कैसे कर रहे हो और इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, परचेस हुआ, सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, पैसे कहां से आए, ये सब इन्फॉर्मेशन आपसे बुलाया उसने। 133C वाला आपसे इन्फॉर्मेशन बुला रहा है, आपने पूरी इन्फॉर्मेशन दी, मेरे सारे के सारे स्टूडेंट ने इन्फॉर्मेशन दी, अरे वो हमारे सुमित सर है, उन्होंने हमको कैश दिया, हमने ये सब कुछ किया, ये किया, वो किया। ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वो दो जनों को देंगे, एक असेसिंग ऑफिसर ऑफ सुमित साडा, दूसरा अगर उन लोगों की इनकम इसको लगता है कि टैक्सेबल होनी चाहिए तो उनके असेसिंग ऑफिसर को। नाउ द क्वेश्चन इज, उनका तो कोई असेसिंग ऑफिसर अभी तक बना ही नहीं, हो सकता है उन्होंने शायद पैन वगैरह लिया ही नहीं, वैसे तो लेंगे, उसके बिना शेयर ट्रेडिंग कर नहीं सकते, बट सपोज कीजिए कि नहीं लिया, तो अब क्या होगा, वो ज्यूरिसडिक्शन वाला क्वेश्चन आएगा
इसके ज्यूरिसडिक्शन में आना चाहिए। मैं लिंक करा के दे रहा हूं आपको, और कुछ भी नहीं, ठीक है। बैंकिंग कंपनी के बंदे को इन्फॉर्मेशन बुलाई, ये नाम आपको 133(1) में भी दिखा, 131(1) में भी दिखा। जहां इनको लगता है नहीं फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ बैंकिंग पर्सन इज नेसेसरी, 131(1) में बुलाएंगे। जहां लगता है कि सिर्फ बैंक से हमको बैंक डिटेल्स मिल जाए, 133 में बुला देंगे। Information relating to such points or matters or statements of accounts verified in the manner specified by assessing officer, या जो भी उनके ऊपर के लेवल के लोग हैं वो सब के सब, ठीक है। चलिए इंक्वायरी वगैरह से रिलेटेड अगर ये पावर्स आपको यूज करना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा कमिश्नर या कमिश्नर के ऊपर के लेवल के लोगों से, वही बात यहां दी हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर या उसके ऊपर का बंदा फॉरेन में की इनकम टैक्स अथॉरिटी से भी इंफॉर्मेशन बुला सकता है, वो उसके नीचे दिया था। आई होप यहां तक क्लियर है। पावर टू सर्वे के ऊपर मैं बाद में जाऊंगा आपके साथ। मैं आपको अब आता हूं 133B पे। अगेन फ्लो समझिए, मैंने इंफॉर्मेशन बुलाई, इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेशन में गड़बड़ लग रही है, बराबर नहीं लग रही है इंफॉर्मेशन, या फिर मैंने समन दे के आपको बुलाया, आप आए, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो मुझे उस पर डाउट है। दो जगहों पे मुझे डाउट हो रहा है। एक, या तो आपने मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भेजी, मुझे गड़बड़ लग रहा है। मैंने स्टॉक ब्रोकिंग वगैरह फॉर्म से इन्फॉर्मेशन बुलाई, मुझे गड़बड़ लग रहा है। बैंक वालों से मैंने इन्फॉर्मेशन बुलाई, मुझे गड़बड़ लग रहा है कुछ। तो मुझे लगता है कि इस जगह पे फिजिकली जाके एक बार देख के आना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन का कंफर्मेशन फिजिकली ले लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी बंदे को बोला कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके आइए, उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाया, उसमें कैश दिख रही है 10,000 रुपए। मुझे डाउट है कि इस बिजनेस में सिर्फ 10,000 रुपए की कैश नहीं रही होगी, उसके अकाउंट में पक्का इससे ज्यादा कैश रही होगी। 31 मार्च की बैलेंस शीट लाके दे रहा है वो 10,000 रुपए कैश। अब मैं उसे दो चीजें बोलूंगा, मैं उसे बोलूंगा आप मुझे बताइए आपके यहाँ का फिजिकल काउंट आज का कितना है, और अभी तक की बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाइए। अब मुझे डाउट है, मैं जैसे ही उसको बोलूंगा ना अभी तक की बुक्स ऑफ अकाउंट लाइए, वो कैश को मैनेज करके ला देगा। मैंने उसको बोला काम कितने हैं, अभी चलिए आपके ऑफिस, मैं साथ में जाने की बात कर रहा हूँ, अभी चलिए आपके ऑफिस, मुझे सिर्फ दो चीजें चेक करनी है, मुझे आपकी बुक्स चेक करनी है, मुझे आपका कैश काउंट चाहिए। यहाँ हम कैश काउंट वगैरह के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, मुझे आपकी बुक्स चेक करनी है और मुझे अभी देखना है कि आपका बैंक बैलेंस कितना है। अभी मैं साथ में चलूंगा आपके, चलिए मुझे देखना है। पावर टू कलेक्ट सर्टेन इन्फॉर्मेशन एंड ओनली टू कलेक्ट दैट सर्टेन इन्फॉर्मेशन। मैं जा सकता हूं, मैं और कुछ नहीं कर सकता। वहां गया, मुझे वहां दिख रहा है अरे यहाँ तो सट्टाबाजारी चालू है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस सेक्शन में कुछ नहीं कर सकता, इस सेक्शन के अंदर में मेरी पावर्स बहुत लिमिटेड है, मैं उतना ही कर सकता हूं। मैं जो चीज चेक करने आया हूं मैं से वो करूंगा। अंडर दिस सेक्शन इनकम टैक्स अथॉरिटी में एंटर एनी बिल्डिंग और प्लेस, पर ध्यान रखिए वो बिल्डिंग और प्लेस होना चाहिए जहां बिजनेस कैरी आउट हो रहा है, जहां बिजनेस कैरी आउट हो रहा है विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन, और building or place at which the business is carried on which is occupied by any person in respect of whom the said authority exercises jurisdiction। या तो मैं उस जगह घुसूंगा जो असेसी का है, या कोई और बंदा जो मेरी ज्यूरिसडिक्शन में आता है, मेरी ज्यूरिसडिक्शन में आता है। मैं असेसिंग ऑफिसर हूं, आप बुक्स लेके आए, आपने बुक्स में एक डेटर दिखा के रखा है, मुझे देखना है कि यही डेटर का अमाउंट, यानी आपके बुक्स में जो डेटर दिख रहा है सामने वाले के बुक्स में क्रेडिटर दिख रहा है क्या। मैंने बोला चलो वो जो बंदा है वो भी मेरी ज्यूरिसडिक्शन में आता है, मैं असेसिंग ऑफिसर हूं। जो दूसरा बंदा है जो आपकी बुक्स में डेटर दिख रहा है, दूसरा बंदा जो आपकी बुक्स में डेटर दिख रहा है, मैंने बोला आपको चलो अभी के अभी उसके घर चल के देखते हैं, उसके बिजनेस हाउस पे चल के देखते हैं ये क्रेडिटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मैंने आपको मेरी गाड़ी में बिठाया और निकल गया, नोटिस लेके इसके अंदर में, और मैंने उसको बोला सिर्फ उसके प्रीमाइस के अंदर घुस के पूछा बता तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस इतना सा पूछा और कुछ भी नहीं पूछा। तो एनी पर्सन हु शुड बी विद इन माई ज्यूरिसडिक्शन। अब अगर वो मेरे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा, वो जिसके ज्यूरिसडिक्शन में आएगा मैं उसको बोलूंगा आप ये पावर एक्सरसाइज कीजिए 133 के अंदर में, 133B के अंदर आप ये पावर एक्सरसाइज कीजिए। बट ऑब्वियसली फ्लो रहेगा, मैं डायरेक्ट नहीं फोन करूंगा, मैं अपने ऊपर कमिश्नर को बोलूंगा, वो कमिश्नर के ज्यूरिसडिक्शन का बंदा होगा वो बताएगा, उसके ऊपर के ज्यूरिसडिक्शन वाला होगा वो बताएगा। देयर विल बी अ फ्लो दैट विल बी डिफाइंड फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग एनी इन्फॉर्मेशन which may be useful or relevant for the purpose of the act. It is not necessary that such place of business should be the principal place of business or the business or profession. जरूरी नहीं है कि ये principal place of business or profession हो, ये कोई भी जगह हो सकती है। यहाँ तक समझ में आया। देखिए मैं बहुत चीजें लिंक कराते हुए लेके चल रहा हूँ, ये स्टोरीज अगर लिंक होते हुए आपको ध्यान में रहेगी ना तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो ये सेक्शंस आप लोगों को याद करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, कंफ्यूजन होता है 131(1) कब लग रहा है, 133A कब लग रहा है, ये समझने के लिए मैं ये चीजों को लिंक करते हुए चल रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, मैंने आपको कहा कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन कंफर्म करनी है, वो इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने के लिए मैं हाथों हाथ आपके साथ निकल गया। अब कुछ सवाल आते हैं, मैं वहां जाके क्या चेक कर सकता हूं, सिर्फ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जिसके लिए मैं गया हूं, मैं वहां कब जा सकता हूं,
वहां मैं किसे बोलूंगा ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा? समझ रहे हो ना? अथॉरिटी में रिक्वायर, यहां कौन इन्फॉर्मेशन देगा? प्रोपराइटर, एम्प्लॉई और एनी पर्सन who may at that time place of attending a manner or helping in carrying on the business or profession furnish such information। वहां बैठा हुआ अकाउंटेंट, मैंने उसको बोला दे इन्फॉर्मेशन, वो डर रहा है इन्फॉर्मेशन देने से, नहीं मैं नहीं दूंगा, साहब मेरे को नौकरी से निकाल देंगे। मैं उसको बोलूंगा दे, वरना मैं तेरे ऊपर पेनल्टी लगाता हूं। यहां भी पेनल्टी है, 1000 रुपए की पेनल्टी है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, 133 में मैं आपको पेनल्टी बताना भूल गया, 133 में भी पेनल्टी है। 133 100 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विद द डिफॉल्ट कंटिन्यूस। 100 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विद द डिफॉल्ट कंटिन्यूस। सामने वाले ने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, 100 रुपए जब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। मैंने जब से मांगी थी इसे लेके जब उसने इन्फॉर्मेशन दी तब तक फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विद द डिफॉल्ट कंटिन्यूस। 133B 1000 रुपीज की पेनल्टी लगा दूंगा, 1000 रुपीज की पेनल्टी लगा दूंगा। पर ऑब्वियसली पेनल्टी के पहले मैं परमिशन लूंगा, उस बंदे के ऊपर मैं पेनल्टी लगा दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? तो उसको मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। बहुत छोटी सी पेनल्टी है, नॉमिनल पेनल्टी है यहाँ पे। आप कब एंटर कर सकते हो? एट द बिजनेस आवर्स, ड्यूरिंग द आवर्स एट विच द प्लेस इज ओपन फॉर बिजनेस। बिजनेस करने के लिए जब वो जगह ओपन रहती है, मेरा ऑफिस सुबह 8 बजे खुलता है, शाम को 7 बजे बंद होता है, तब तक वो एंटर कर सकते हैं। सपोज कीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, कोचिंग के हिसाब से बात करता हूँ, मेरे यहाँ बच्चे आते हैं सुबह सुबह क्लास अटेंड करने के लिए, किसी ने एडमिशन नहीं लिया, हम उसको बोलते हैं भैया तू एडमिशन लेने 11 बजे, ऑफिस 11 बजे खुलेगा, सुबह क्लास में एडमिशन नहीं होती, ठीक है, लेट्स से 5 बजे के बाद भी क्लासेस होती है। 5 बजे की क्लास वालों के बाद वालों को भी मैंने बोल के रखा है भैया तुमको एडमिशन लेना है 11 से 5 के बीच में आओ। मेरा ऑफिस टाइम मैंने 11 से 5 करके रखा है, बाकी टाइम पे सिर्फ क्लासेस चलती हैं वहाँ पे, ठीक है। ऑफिस के अंदर बैठा हुआ स्टाफ सिर्फ 11 से 5 के बीच में बैठता है, बाकी टाइम वहाँ पे ऑफिस के स्टाफ बैठता ही नहीं है। मेरा बिजनेस आज सुबह 7:30 बजे क्लास शुरू होती है, शाम को 9 बजे तक की चलती है, वो रहेगा या सुबह 11 से 5 रहेगा? देखो ऐसा तो नहीं है कि सुबह 7:30 से 10:30 बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस तो चल रहा है, तो सुबह 7:30 से 9 बजे तक के चलेगा। समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक के? होटल 24 आवर्स, आप आधी रात को जाइए जाके बोलिए रूम चाहिए, देते हैं ना। तो ये सारी की सारी चीजें वो हो गए ऑफिस आवर्स। मैं आपको ऑफिस आवर्स समझा रहा था। यहाँ पे अथॉरिटी यहां से कुछ भी रिमूव नहीं करेगी, कुछ नहीं, कोई डेटा अपने साथ नहीं ले जा सकती। ये सेक्शन पावर नहीं देता कुछ भी ले जाने का, आगे जाके हम देखेंगे कब पावर होते हैं ले जाने के। यहां तो आपके पास पावर नहीं है। फ्रॉम बिल्डिंग और एनी प्लेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वैल्यूएबल आर्टिकल्स आर केप्ट। इनकम टैक्स अथॉरिटी मींस जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्ट और असेसिंग ऑफिसर, इंक्लूड्स इंस्पेक्टर। किसी इंस्पेक्टर को बोल दिया जा तू जाके चेक करके आ, इस बंदे के साथ में जा। मैं ऑफिस में बैठा हूं, मैं असेसिंग ऑफिसर हूं, असिस्टेंट कमिश्नर हूं, मुझे एक थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन चाहिए। मैंने मेरे इनकम टैक्स ऑफिसर को बुलाया, मेरे अंडर में जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उसको बोला जा वहां जाके कंफर्म करके आ। उसको नोटिस दे दिया 133B का, जा लेके जा और ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म करके लेके आ। हो सकता है उसको भी ये पावर्स दिए गए। क्लियर है? In exercise of powers conferred under this section in relation to area or respect to with the assessing officer exercises jurisdiction or part thereof। जहां पे आपके पास पावर है वहां पे। क्लियर है? वापस एक बार रिपीट कर देता हूं अभी तक के क्या क्या पढ़ाया। 131(1) हमने क्वासी जुडिशियल पावर्स देके रखे हैं असेसिंग ऑफिसर्स को कि भैया तू समन दे के बुला सामने वाले को, उसको ओथ के ऊपर में बोल कि भैया कसम खा, भगवत गीता की कसम खा कि जो बोलेगा, सच के अलावा कुछ भी झूठ नहीं बोलेगा। छोटी मोटी बात के लिए वही डर जाएगा, अरे कौन झूठ बोलेगा बोले, ठीक है। समन देके बैंकिंग ऑफिसर्स को भी आप बुला सकते हो, समन देके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बुला सकते हो, कमीशन बना सकते हो, डिस्कवरी इंस्पेक्शन कर सकते हो। नहीं किया 10,000 रुपए और ईच डिफॉल्ट। 133(2) अगर मुझे इंक्वायरी के लिए ये सब करना है ना, तो मुझे डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स के ऊपर के लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर मुझे आउटसाइड इनकम टैक्स अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन चाहिए, मिनिमम असिस्टेंट कमिश्नर या उसके लेवल ऊपर का लेवल का बंदा वहां से इन्फॉर्मेशन मंगा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुकिए। हाँ, 131(3) मैं आपकी बुक्स इंपाउंड करके रख लूंगा। 131(3) मैं आपकी बुक्स इंपाउंड करके रख लूंगा अपने पास, ठीक है। मैक्सिमम कितने दिन रख सकता हूं? अगर मैं असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर हूं, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर 15 दिन, और ऊपर से मेरे को रीजंस भी लिखने पड़ेंगे। 15 दिन के ऊपर मुझे कमिश्नर या कमिश्नर के ऊपर के लेवल के उन लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके ऊपर के लोग कितने भी दिन के लिए बुक्स रख सकते हैं? इस सेक्शन के अंदर में बुक्स को इंपाउंड करके रख लेंगे। अब बुक्स आपकी जगह से उठा के लेके नहीं आए हैं, आप लेके आए बुक्स, हमने इंपाउंड करके रख ली, उनको कोई रीजन नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। क्लियर है यहाँ तक के? हम आए 133 में। 133 में मैंने आपको सबसे पहले 133C बताया, एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जो इंक्वायरी कर सकता है, प्रोसीडिंग्स के दौरान आपसे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, और आपका जो रेस्पेक्टिव असेसिंग ऑफिसर है या जिस ज्यूरिसडिक्शन की इन्फॉर्मेशन आई है ना,
वहां के रेस्पेक्टिव असेसिंग ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन भेज देगा। 133, हम इन्फॉर्मेशन बुला सकते हैं कई सारे लोगों से, ब्रोकर्स, एनी एसएससी जिसने इंटरेस्ट रॉयल्टी ब्रोकरेज कमीशन पे करके रखा है, ठीक है, बैंकिंग वाले बंदे, ट्रस्टीज, इन सब लोगों से हम इन्फॉर्मेशन बुला सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन अगर उन्होंने नहीं दी तो जब तक नहीं दी तब तक 100 रुपीज फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट हम उनको चार्ज कर सकते हैं। फ्लो समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी मिली, इसमें कोई डाउट हो रहा है, हमको लगता है इमीडिएटली कुछ तो इन्फॉर्मेशन को इमीडिएट चेक करने की जरूरत है। हम 133B में सामने वाले के यहाँ पे पहुंच गए और उसको बोला कि भैया बिजनेस आवर्स में पहुंचे, और बिजनेस आवर्स में पहुंच के उसको बोला ये वाली जो भी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए ये इन्फॉर्मेशन तू प्रोवाइड कर, ठीक है। वहां बैठा हुआ ऑफिसर से हम वहां बैठे हुए जो भी एम्प्लॉइज है, अकाउंटेंट वगैरह जो भी लोग हैं, प्रोपराइटर है, उनसे बोलेंगे भैया इन्फॉर्मेशन दे। इन्फॉर्मेशन नहीं दिया 1000 रुपए की पेनल्टी लगा देंगे, पर कमिश्नर या उसके ऊपर के लेवल के लोगों से पहले परमिशन लेना पड़ेगा, जॉइंट कमिश्नर या उनके लेवल के ऊपर के लोगों से, कि भैया हमको ये परमिशन दीजिए इनको पेनल्टी लगाने की। एंटर सिर्फ बिजनेस आवर्स में करेंगे, बाहर कुछ नहीं लेके जाएंगे यहाँ से, सिर्फ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन और कुछ चेक हम नहीं करेंगे। आई होप यहां तक ये क्लियर है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं सर्वे के अंदर हमारे पास क्या पावर्स होते हैं, ठीक है।